Hello students, welcome to APR classes in the series of MP Super 100 2025. आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसे कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, हमें पता करना है ये एसिड है या बेस है। तो इसके कई तरीके हैं डिफ्रेंशिएट करने के। ये सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। सबसे पहले तो एसिड खट्टा होता है जब हम इसको टेस्ट करते हैं, और बेस कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। बेस कड़वा होता है जब हम इसको टेस्ट करते हैं। एक लिटमस पेपर होता है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। जब हम एसिड दोनों में डालेंगे, रेड कलर एंड ब्लू कलर में, तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा यदि हम बेस डालेंगे तो हमें इसको याद ऐसे रखना है कि एसिड में लास्ट में डी आता है, ऐसे ही रेड में लास्ट में डी आता है। तो एसिड लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ये हमें याद रखना है। और बेस लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, बी से बेस, बी से ब्लू, ये हमें याद रखना है। कुछ जनरल एग्जाम्पल है एसिड के, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं स्टार मार्क कर दूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिए। जैसे कि ये हमें याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड, CH3, COOH का नाम है एसिटिक एसिड। ये हमें लगभग याद ही होना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स हैं एसिड्स में। बेस में जनरली OH आयंस होते हैं, तो हमें इसे याद रखना है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 COOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी। तो ये हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब आपको समझ आ गया होगा एसिड बेस में जो एक जनरल डिफरेंस है, हम इसको समराइज कर देते हैं थोड़ा सा। एसिड खट्टा होता है जबकि बेस कड़वा होता है। एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को, बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को। एसिड के जो जनरल एग्जांपल है वो है HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। जबकि बेस के कुछ जनरल एग्जांपल हैं NaOH, KOH, COOH का होल ट्वाइस, NH4OH। अब हम कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स को देखेंगे। हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को देखते हैं, यूज़ करते हैं। इनमें हमें पता होना चाहिए कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे कि विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज, संतरे में हमें ऑरेंज और लेमन, संतरे और नींबू दोनों चीज़ों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में हम देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सोड यानी कर्ड यानी दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आंट एंड नीटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। जब हमें चींटी काट लेती है वहाँ पर आपने देखा होगा जनरली रेडनेस आ जाती है, और कभी कभार वहाँ पर थोड़ा सा फूल भी आता है, तो वो होता है एसिड की वजह से, मेथनोइक एसिड की वजह से। तो ये हमें जनरली याद होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल रट लेना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एसिड एंड बेस इंडिकेटर। जैसे अभी हमने बताया लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर का ही काम करता है। लिटमस पेपर से हम पता लगा सकते हैं एसिड है या बेस है। एसिड बेस इंडिकेटर में हम का काम ये होता है कि ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। यहाँ पर और लगा हुआ है, यानी या तो एसिड है या बेस है, ये हमें इंडिकेटर बताता है। तो इंडिकेटर का काम ये होता है। जैसे कि एक लिटमस सॉल्यूशन भी एक नेचुरली इंडिकेटर है, जो कहाँ से मिलता है हमें, जो हमें लिचिन से मिलता है। ये हमें याद रखना है कि लिटमस जो सॉल्यूशन है वो हमें कहाँ से मिलता है, लिचिन से मिलता है। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं रेड कैबेज, कलर्ड पीटल ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक। ये हमें जनरली ये बस याद होना चाहिए, लिटमस सॉल्यूशन लिचिन से मिलता है। एक दूसरी चीज़ ये याद होना चाहिए, जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं अनियन एंड क्लोव। देखो ओल फैक्ट्री में O आ रहा है, इसी तरह अनियन एंड क्लोव में भी O आ रहा है। ऐसा आपको याद कर लेना है, रख लेना है थोड़ा सा, ताकि पेपर में आपसे ये बनना चाहिए। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अनियन एंड क्लोव होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसे एसिड रेड कलर में चेंज कर देता है, जबकि बेस यदि आप बेस में डिप करेंगे लिटमस पेपर को तो वो कोई भी चेंज नहीं करेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है जो मैंने पहले भी बताया था कि एसिड रेड कलर में चेंज कर देता है और जो बेस है
वो ब्लू कलर में चेंज कर देगा लिटमस पेपर को। डेफिनेटली आपको ये याद रखना है कि लिटमस पेपर दो ही कलर का होता है, ब्लू और रेड। एसिड रेड कलर में चेंज करेगा तो पहले क्या होगा, वो ब्लू कलर का होगा, और बेस यदि ब्लू कलर में चेंज करेगा तो पहले लिटमस पेपर कैसा होगा, वो रेड कलर का होगा। बाकी आपको याद रखना है कि जो टर्मरिक होता है ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। टर्मरिक को यदि आप डिप करेंगे एसिड या बेस में, तो एसिड में तो चेंज कुछ भी नहीं होगा, बेस उसे रेड कलर में चेंज कर देगा। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, इसे जब आप एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और बेस में डिप करेंगे तो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही फिनोप्थलीन जो कि कलरलेस होता है, इसे यदि आप एसिड में डालेंगे या एसिड इसमें डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, बेस इसको पिंक कलर में चेंज कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। एक आप छोटी सी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिड केवल रेड कलर में ही चेंज कर रहा है, या तो वो चेंज नहीं कर रहा है या फिर रेड कलर में चेंज कर रहा है, जबकि बेस मल्टीपल कलर्स में चेंज कर रहा है या चेंज नहीं कर रहा है। छोटी सी चीज़ है, बाकी आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दो चीज़ें तो याद रखना ही है लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। बाकी आप डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसनट्रेट एसिड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएं। कंसनट्रेटेड एसिड होता है जो प्योर एसिड है, बहुत तेज, को छूने से भी हाथ जल सकते हैं। यदि इसमें हम वाटर मिला देंगे तो ये डाइल्यूट होता जाएगा। तो अब समझेंगे कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। इतना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है बस। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड एंड बेस की। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एसिड को यदि हम मेटल के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, मेटल में यदि हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा। तो यदि हम देखेंगे एसिड यदि मेटल के साथ मिलता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देते। एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बेसिक चीज आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है। एसिड और यदि बेस मिलेंगे तो क्या होगा। एसिड जब भी बेस से मिलता है तो हमेशा वाटर एंड सॉल्ट बनाएगा। यदि हम इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वो वाटर एंड सॉल्ट होगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि एसिड भी उतना ही तेज होना चाहिए जितना तेज बेस होगा। अभी हम आपको पीएच स्केल के बारे में बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि जितना तेज मतलब एसिड कितना तेज होता है, बेस कितना तेज होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि यदि एसिड बेस मिलेंगे तो वाटर एंड सॉल्ट मिलेगा, ये बिल्कुल याद ही होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा। बस ऐसे याद रख लो कि एसिड बेस के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा, तो एसिड जब मेटल के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा। अब इसके कुछ एग्जांपल दिखेंगे। HCl क्या है, एक एसिड है। जिंक क्या है, एक मेटल है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे। ये एक प्रूफ है कि HCl एक एसिड है, क्योंकि एसिड जब भी मिलता है मोस्टली हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। तो HCl जब जिंक के साथ मिलेगा तो ZnCl2 बनाएगा, H2 बनाएगा। ये अगर आपको थोड़ा डीप में जाना है तो आप समझ सकते हैं कि Cl में जो बैलेंसीज होती है वो, चलिए अपना डीप में मत जाइए, आप जस्ट इतना ही याद रखिए कि HCl जब जिंक के साथ मिलेगा तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, वरना टॉपिक लंबा हो जाएगा। डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। HNO3 भी एक एसिड है, H2SO4 भी एसिड। ये जब जिंक के साथ मिलेंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर भी आप देखिए हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे भी रिलीज हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कभी एसिड मेटल से मिलेगा वो सॉल्ट, ये क्या है, सॉल्ट्स हैं, और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन से रिलीज होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये एक प्रूफ होता है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट किया है। पॉप टेस्ट देखेंगे। जब भी एक बर्निंग कैंडल, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर टू a test tube containing hydrogen gas, it burns with a pop sound. This test is conducted for examining the presence of hydrogen gas. जब भी हमें देखना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, हमें नहीं पता कि इसमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को एक बर्निंग कैंडल, एक कैंडल है वो जल रही है, उसके ऊपर जाके रख देंगे। यदि उससे एक पॉप साउंड निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक टेस्ट है। पॉप टेस्ट क्या है, आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि पॉप टेस्ट क्या है। पॉप टेस्ट ये इस हाइड्रोजन गैस को
डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट है। यदि हमें पता करना है इसमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, तो हम ये टेस्ट करते हैं। इसको एक बर्निंग कैंडल के ऊपर रख देंगे, उससे एक पॉप साउंड निकलेगी, तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी। इसको हम रिएक्शन के उससे समझेंगे। तो बेस जब भी मेटल से मिलता है, तो अब हम बेस को देखें, ठीक है, ये पॉप टेस्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि बेस जब भी मेटल से मिलता है तो क्या होता है, तब भी सेम हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्ट बनता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्ट बनता है। इसका एग्जांपल है NaOH, जो कि ये बेस है, जिंक जो कि एक मेटल है, यहाँ पर सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट बन गया है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई है। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है, एसिड जब, जैसे कि हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कि एसिड जब भी मेटल के साथ मिल रहा है वो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहा है। बट ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेस जब भी मेटल के साथ मिलेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन तो बनाएगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। सभी मेटल के साथ नहीं होगा। आप बेस हर मेटल में डालेंगे तो ऐसा हर मेटल के साथ नहीं होगा कि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है एसिड और बेस में, बाकी सेम है कि एसिड या बेस जब भी मेटल के साथ मिलेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। ये आपको याद रखना है। अब हम एसिड, अब देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अब थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको लेकिन ध्यान से पढ़ना है इसको भी। एक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। जब हम मेटल कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा, CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में रिलीज होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी। एसिड को हमने केवल मेटल के साथ नहीं मिलाया, मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाया है, इसमें कार्बन के आयंस होते हैं। तो Na2CO3 को जब हम HCl के साथ मिलाएंगे, एक एसिड है, तो यहाँ पर देखेंगे आप NaCl बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, H2O वाटर बन रहा है और CO2 एक गैस रिलीज हो रही है। इन द सेम वे जब हम मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाएंगे, मेटल बाइकार्बोनेट, इसमें एक H आयन होता है बीच में, NaHCO3, ये है मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। ये HCl एक एसिड के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो NaCl एक सॉल्ट बनाया है इसने, H2O वाटर बनाया है और CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड भी इसने रिलीज की है। तो आपको ये जनरल जो इसका फॉर्मूला है वो याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 एक एक्स्ट्रा चीज बनाएगा। सेम चीज होगी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी। अब लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट होता है जब हम CO2 गैस पास करते हैं लाइम वाटर में, CaOH का होल ट्वाइस है, एक्वस सॉल्यूशन में है। यदि एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, जब हम इसमें CO2 गैस पास करते हैं तो CaCO3 बनता है जो कि एक सॉलिड होगा और H2O वाटर बनेगा इसमें। CaCO3 के हम बोलेंगे वाइट प्रेसिपिटेट। ऑन पासिंग एक्सेस CO2, इसमें हम लगातार CO2 पास करते रहेंगे तो वो सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। CaHCO3 का होल ट्वाइस सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पानी में पूरी तरह घुल जाएगा। ये होगा हमारा लाइम वाटर टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, एसिड और बेस जब साथ में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, NaOH HCl के साथ जब मिलेगा, HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो NaCl एक सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो NaCl ही है, और H2O एक लिक्विड है। तो NaCl नमक और H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जब बेस और एसिड रिएक्ट करेगा। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होती है व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि जब हम एसिड डालेंगे और बेस डालेंगे किसी भी बीकर में या किसी भी कंटेनर में, तो ना वो फिर एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, दोनों का इफेक्ट नलिफाइड हो जाएगा और वो सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। एसिड्स को जब हम मेटल ऑक्साइड में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इससे एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि एक तो एसिड है, दूसरी चीज़ जो मेटल ऑक्साइड्स है ये बेस की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ मिलेगा तो CuCl2 बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा H2O, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस मिलकर ही सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। नोट है अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। ये लाइव एग्जांपल के लिए दिया गया है कि जब भी आप CuO को HCl के साथ
रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लू ग्रीन कलर आपको दिखेगा। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें CuCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। यहाँ पे लिखा है मेटल ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, मतलब इनका नेचर बेसिक फॉर्म में होता है। ये हमने कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब भी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है तो एसिड और बेस ही रिएक्ट किए होंगे। तो एसिड तो दिख ही रहा है, मेटल ऑक्साइड है वो बेस एज अ बेस रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विद ए बेस, यदि हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को यदि बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी जो सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। CaOH का होल ट्वाइस जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCO3 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। नोट, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वही चीज़ बताई गई कि नॉन मेटलिक जो ऑक्साइड्स हैं वो यहाँ पर एसिडिक इन नेचर बिहेव कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। सॉल्ट एंड वाटर तभी बनता है जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं। ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ये चीज़ आप NCERT की बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 22, ये रेफर एक्टिविटी मैंने दे रखा है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। यदि बल्ब जल रहा है, ये अब आप सोचेंगे हम कैसे पता करेंगे, कोई भी एक बीकर रखा हुआ है उसमें एसिड भरा हुआ है और आपने सर बताया कि एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो हमें उसे टच करके नहीं देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं। आपको एक तरफ एक तार से कनेक्ट करके बल्ब लगा देना है और दूसरी तरफ से आपको मतलब आपको नहीं करना है घर पे, ये ट्रेंड जो होते हैं उन्हीं के द्वारा करना चाहिए, आपको ये सब नहीं करना है, ये केवल बताने के लिए है। यदि इसमें एसिड भरा हुआ है, आपने एक तरफ से एक तार इलेक्ट्रिसिटी का डाल दिया है, दूसरी तरफ का जो तार है यदि इसमें बल्ब फिट कर रखेंगे, यदि ये जलता है तो आपको समझ जाना है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। यदि इसमें बेस होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में फ्लो नहीं हो रही है। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है, आपको करके नहीं देखना है, ये केवल नॉलेज के लिए है। एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ये एक प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की कि एसिड प्रोड्यूस H+, ये हमने शुरुआत में भी बताया था यदि आपको रिकॉल हो रहा हो। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl है, यदि इसमें वाटर का प्रेजेंस है तो ये H3O+ आयन बना लेंगे, Cl नेगेटिव आयन बनाएंगे। जो H3O+ है इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट एज H+ एक्वस और H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब भी H+ आयन बनेगा ये किसी ना किसी को ढूंढेगा रिएक्ट करने के लिए। ये या तो H+ एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा या H3O+ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होगा। H+ आयन जब H2O मीन्स वाटर होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, ये H3O+ आयन बना लेगा क्योंकि ये प्लस आयन H के पास है, वो यहाँ पर आके प्लस आयन बना लेगा। इन द सेम वे बेसिस प्रोवाइड OH नेगेटिव आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे कि NaOH है, इसमें यदि हम वाटर मिक्स करते हैं तो Na+ एक्वस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा। तो ये OH नेगेटिव आयन ही हमें शो करता है कि ये बेस था, बेस के फॉर्म में था NaOH। KOH में जो OH नेगेटिव आयन निकल रहा है ये हमें बताता है कि यहाँ पर ये बेस एज अ बेस वर्क कर रहा था। और यदि मैंने आपको बताया H+ आयन निकलते हैं तो ये बताता है कि एसिड था, जो सॉल्यूशन था वो एसिड था। एक चीज़ हमें याद रखना है, जो एल्कलाइज होते हैं, एल्कलाइज क्या होते हैं? ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी बेस हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ 7 बेस, मल्टीपल, मतलब कोई नंबर नहीं मैं दे रहा, इतने सारे बेसिस हैं, इसमें से ये 2 जो बेस के सॉल्यूशन है ये वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो बेस हैं इतने सारे, इनमें से जो ये 2 बेस हैं ये जो डिजॉल्व हो रहे हैं वाटर में, इनको हम एल्कलाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इनको हम एल्कलाइज बोलेंगे। ये जो बाकी बेस हैं जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है ये सिंपल बेस हैं, ये एल्कलाइज नहीं होंगे। तो इससे एक चीज़ हमें ये सीखने को मिल रही है कि जो सारे एल्कलाइज हैं वो तो बेस होंगे ही होंगे। ये जो 2 एल्कलाइज मिले, एल्कलाइज होते हैं एक्चुअल में जो वाटर में, ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। तो हम इससे एक नोट क्या निकाल सकते हैं कि ऑल एल्कलाइज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। मतलब जो सारे बेस हैं वो सारे एल्कलाइज नहीं हैं। ये जो मैंने इतने सारे बेस रखे हैं ये सारे बेस के सॉल्यूशन एल्कलाइज नहीं है।
जो डिज़ोल्व होंगे वही एल्कलाइज कहलाएंगे। तो आपको समझ में आया कि ऑल एल्कलाइज तो बेस होंगे ही होंगे, जो एल्कलाई हैं वो बेस होंगे ही होंगे, तभी वो एल्कलाई बने हैं। लेकिन सारे बेस एल्कलाई नहीं होंगे, इसका मतलब सारे बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। Precaution must be taken while mixing acid or base with water. The acid must always be added to water with constant stirring as it is highly exothermic reaction. इसका मतलब भी आपको बताया गया है, प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया है कि जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो आपको बहुत ही ध्यान से मिक्स करना है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टायरिंग। आप जब भी पानी मिलाते हैं एसिड में तो आपको हमेशा उसको चलाते रहना है। क्यों चलाते हैं? क्योंकि आप एकदम से यदि डाल देंगे उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैंने बताया था एसिड जब भी आप मिलाते हैं उससे हाइड्रोजन आयन की रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आप एकदम से डालेंगे तो एकदम से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे मिलाना है और चलाते रहना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिससे हीट निकले, जैसे हीट निकलती है एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जो हीट एब्जॉर्ब करें रिएक्शन होते समय। तो ये आपको प्रिकॉशन लेना है। When an acid or base is mixed with water, they become dilute. ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही आप एसिड या बेस में वाटर मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट बन जाता है। पहले कंसनट्रेट होता है, जब बहुत गाढ़ा होता है उसको हम कंसनट्रेट बोलते हैं। जैसे जैसे उसको पानी मिलाएंगे तो वो अपना नेचर थोड़ा खोता जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा, कम बेसिक हो जाएगा, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। This result in the decrease in the concentration of H3O plus OH negative per volume unit in acid and base respectively. नॉर्मल सा टॉपिक है कि आप डाइल्यूट करने के लिए बताया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड और बेस, हम कैसे पहचानते हैं एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना? जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही डेंजरस होगा। तो स्ट्रेंथ हम कैसे पता करते हैं? या एक स्केल होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा इधर। एक स्केल होता है जिसमें नंबरिंग होती है 1 से लेकर के 14 तक होती है। बीच में होता है 7 के इस तरफ जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, यदि किसी सॉल्यूशन में 7 से कम नंबर आ रहा है इसका मतलब वो एसिडिक है। यदि 7 से ज़्यादा किसी सॉल्यूशन का नंबर आ रहा है इसका मतलब वो बेसिक है। जितना कम होगा नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यदि इसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। यदि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0 है इसका मतलब वो हाईली एसिडिक है। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 14 है, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 14 इसका मतलब वो हाईली बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। यदि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है वो 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेस है। इट मीन्स इट इज़ अ वाटर, वो पानी है। पानी ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। Strength of acids and base depends on the number of H plus ions and OH negative ions. हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्केल था इसमें 0 से 14 नंबरिंग थी, बीच में 7 था जो कि न्यूट्रल को शो करता है। ये कैसे पता चलता है? इस तरफ है 0 है तो हाईली एसिडिक है। इसका मतलब क्या है? ये हाईली एसिडिक, इसका मतलब इसमें बहुत सारे H प्लस आयंस है। जितने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितने ज़्यादा OH निगेटिव आयंस होंगे उतने ज़्यादा बेस होगा। यदि उसमें H प्लस आयंस और OH निगेटिव आयंस हैं ही नहीं तो वो न्यूट्रल होगा, वाटर, तो उसकी वैल्यू 7 होगी। अब आप समझे, ज़्यादा बेसिस होने का मतलब ज़्यादा H प्लस आयंस है, ज़्यादा एसिड बेसिक होने का मतलब ज़्यादा निगेटिव आयंस है, और ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब ज़्यादा H प्लस आयंस हैं। चलिए ऊपर देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैसे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा H प्लस आयंस उतना ज़्यादा एसिडिक, जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस उसका मतलब उतना ज़्यादा बेसिक। विद द हेल्प ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच को आप देख सकते हैं, पोटेंशियल इन जर्मन मीन्स पावर। दिस स्केल मेजर, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 0 मीन्स वेरी एसिडिक, 14 मीन्स वेरी अल्कलाइन एंड 7 मीन्स न्यूट्रल, जैसे कि वाटर न्यूट्रल है। पीएच पेपर क्या होता है? इज अ पेपर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग पीएच, ठीक है। अब हम कुछ जनरल एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि कलर ऑफ पीएच पेपर। पीएच पेपर होता है उसमें कलर्स बने होते हैं। पीएच जो वैल्यू है वो 0, कलर ऑफ पीएच पेपर कैसे हो जाएगा? डार्क रेड। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, कलर डार्क रेड हो जाएगा। और जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हाईली एसिडिक होगा। यदि 4 है जो कि होती है ऑरेंज और येलो,
जो इसका कलर हो जाएगा, तो वो एसिडिक है। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, और 10 है तो वो एल्कलाइन हो गया, और 14 है मीन्स हाईली एल्कलाइन, हाईली बेसिक हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि H+ आइंस किस में ज़्यादा होंगे। H+ आइंस किस में ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतने ज़्यादा H+ आइंस होंगे। देखो वेरी हाई, हाई, इक्वल, लो, वेरी लो, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वेरी लो, लो, इक्वल, हाई, वेरी हाई। OH आइंस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, बेसिक होता जा रहा है। स्ट्रॉन्ग, अब हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये नंबर्स, इम्पॉर्टेंट है ये हाईली एसिडिक, एसिडिक, न्यूट्रल, एल्कलाइन, जो कि उस स्केल से आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, वो स्केल जो मैंने अभी बनाया था उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं एक बार फिर से बना के बता दूंगा, आपको नोट करके रखना है। अब आपको लर्न क्या रखना है, लर्न क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H+ आइंस। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये आपको जनरली याद होना चाहिए कि HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनमें H+ आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वीक एसिड्स होते हैं जैसे कि CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड्स होते हैं, ये कम H+ आइंस जनरेट करते हैं जब ये मिक्स होते हैं। बेस जो स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे कि NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसमें OH आयन, OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। वीक बेस है NH4OH। ये जनरली हमें एग्जांपल्स कुछ याद ही रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यही पूछ लिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो जनरल एग्जाम्पल आपको यहीं से ये क्वेश्चन बिल्कुल उठ के आएगा डायरेक्ट। मोर अबाउट सॉल्ट्स एंड द डेरिवेटिव्स। अब हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में देखें, जैसे कि ये कुछ सॉल्ट्स के नेम हैं। पोटेशियम सल्फेट, इनका फॉर्मूला है K2SO4, ड्राइव फ्रॉम KOH + H2SO4। ये क्या है, सॉल्ट्स एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ यदि आपको याद हो, जब एसिड बेस के साथ मिलेगा क्या बनाएगा, मैंने आपको बताया वाटर + सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं एसिड + बेस का मिक्सचर होगा तभी ये वाटर + वाटर तो ठीक है हटा दिया, यहाँ पर सॉल्ट मिला हमें, वही सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। पोटेशियम सल्फेट कैसे बना, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, कैसे बना, जब हमने KOH एक बेस और H2SO4, यहाँ पे आप OH देख के समझ जाना चाहिए एक बेस है, H2SO4 आपको याद होना चाहिए ये हाईली एसिडिक है। तो जब H2SO4 KOH के साथ मिला होगा तो क्या बना, K2SO4 बना। H2SO4 जब NaOH के साथ मिला होगा तो क्या बना, ये Na2SO4 बना। जब HCl NaOH के साथ मिला होगा तो NaCl बना। HCl जब NH4OH के साथ मिला होगा NH4Cl बना। यहाँ पर नोट आपको ये याद रखना है कि NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। Na क्या होता है, सोडियम। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि आपको जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करना है। पीरियोडिक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी आप सोचेंगे कि इसको इग्नोर कर दें, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। 10th 12th ग्रेजुएशन ये पीछा नहीं छोड़ती, जिसको जितनी अच्छी पीरियोडिक टेबल याद है वो उतना ही तेज रहेगा साइंस में, ये बात आपको याद रखना है। NaCl जो सोडियम का फॉर्मूला होता है, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट एंड दे हैव द सेम रेडिकल। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, ये कुछ आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, आप देखेंगे NaCl एंड N2SO4 ये सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जिसमें Cl है ये क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। pH का अपनी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा। ये जनरली आपको बस ऐसे ही मजे के लिए पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है pH इन अवर डेली, ये जनरल नॉलेज की तरह आपको याद होनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल होता है। pH लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन केस ऑफ indigestion our stomach produces acid in a very large quantity because of which we feel pain and irritation in our stomach. To get relief from the pain, antacids are used. These antacids neutralize the excess acid and we get relief. कभी कभी हमारे पेट में जलन सी होने लगती है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, हमने खाना नहीं खाया काफ़ी देर से तो पेट में जलन टाइप की होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमारा पेट कंटिन्यूसली एसिड रिलीज कर रहा है। पेट में खाना कैसे पचता है, HCl एसिड होता है हमारे पेट में, उसके कारण खाना पचता है। तो यदि हम काफ़ी समय से खाना नहीं खा रहे हैं, एसिड रिलीज़ हो रहा है तो पेट में जलन होती है। अगर लार्ज क्वांटिटी में एसिड रिलीज़ हो रहा है
तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं एंटा एसिड लेने की। एंटा एसिड एक मेडिसिन है जो बेसिस इन फॉर्म होती है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है। एसिड ज़्यादा हो रहा है, बेस मिला दो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब वो वाटर प्लस सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट बच जाएगा, वाटर तो वाटर है। एसिड रेन में पीएच की क्या वैल्यू है? जब पीएच रेन का जो पीएच अगर 5.6 से कम है, ये याद रखना है, 5.6 से कम है तब एसिड रेन कहलाता है। बस इतना याद रखना है। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको? एंटा एसिड याद रखना है। एंटा एसिड क्या होते हैं? ये एक्सेस एसिड मतलब ज़्यादा एसिड जो हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड देते हैं। एंटा एसिड का यूज़ ये है, ये याद रखना है बस। एसिड रेन में आपको याद रखना है कि जब 5.6 पीएच स्केल की वैल्यू 5.6 से कम होती है तब हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। और जब ये एसिड रेन रिवर में मिक्स हो जाते हैं तो वो एसिडिक उस रिवर को भी स्लाइटली एसिडिक कर देता है, बस और कुछ नहीं है। अगर मान लो रिवर छोटी है या पौंड या तालाब छोटा है तो वहाँ पर वो एसिडिक के फॉर्म में हो जाएगा। और वहाँ पर जो एक्वाटिक लाइफ है मतलब जो जलीय जीव हैं वो उनको खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल वाटर नहीं है तो एसिडिक की वजह से उनको खतरा हो सकता है। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच क्या होता है? प्लांट रिक्वायर्स स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर द हेल्थी ग्रो। जो किसान होते हैं उनमें जब उपज अच्छी नहीं होती, उनके खेतों में उपज अच्छी नहीं होती है तो सलाह दी जाती है कि एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र यूज़ करें ताकि उसमें उसको एसिडिक या बेसिक बनाया जा सके उस सॉइल को जो उस फसल के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल का पीएच कितना है ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी जो बॉडी है वो 7 से लेकर के 7.8 की रेंज के बीच में वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। थोड़ा पीएच चेंज होगा तभी हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती थी। ज़्यादा एसिडिक हो गए, ज़्यादा बेसिक हो गए तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। टूथ डिके एंड पीएच। बैक्टीरिया प्रेजेंट द माउथ प्रोड्यूस, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी मना किया जाता है बच्चों को ज़्यादा शक्कर ना खाएं। ऐसा क्यों मना किया जाता है? क्योंकि ज़्यादा शक्कर खाने से शक्कर के जो पार्टिकल्स हैं अगर बीच में दांत में फंस जाते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, एसिडिक बना देते हैं। तो हमें सलाह दी जाती है हमें ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब वो सड़ने लगता है, गलाते हैं ना। जब शुगर जो होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं लंबे समय तक दांत में फंस जाए अंदर कहीं तो वो गला देते हैं उसको, उससे एसिड बनता है। तो यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक इन नेचर कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। यदि हम डेली टूथपेस्ट यूज़ करते हैं डेली तो वो क्या करता है? वो टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। इसका एक मैं लाइव आपको प्रूफ बता सकता हूँ कि कहीं भी आपके चींटी यदि काट लेती है, मैंने आपको बताया था मैथनोइक एसिड होता है, चींटी काट लेती है वहाँ पे आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए। तो चूँकि चींटी ने काटा है वो एसिडिक इन नेचर था, आप टूथपेस्ट लगा लेंगे वो बेसिक इन नेचर होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इससे आप लाइव प्रूफ ले सकते हैं कि जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, तो आपका वो ठीक हो जाएगा। सेम वर्क करता है टूथपेस्ट दांत में। दांत में यदि कहीं सड़ गल रहा है, कुछ भी हो रहा है तो टूथपेस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बी स्टिंग और नीडल स्टिंग कंटेन मेथनोइक, देखिए वही एग्जांपल है मेथनोइक एसिड जो होता है। तो वो यदि दर्द कर रहा है, आपकी इरिटेशन कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेथनोइक एसिड है उसमें, यदि किसी ने काट लिया है तो अगर हम वीक बेस, देखिए ज़्यादा हाई बेस नहीं लेना है, वो जस्ट वीक बेस लेना है। जैसे कि बेकिंग सोडा भी वर्क करता है एज अ वीक बेस, टूथपेस्ट हो गया, तो हमें इससे रिलीफ मिल जाएगा यदि हम लगा लेते हैं वहाँ पे। तो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखिए सॉल्ट्स भी है, बहुत ही ईजी सा एग्जांपल है। जैसे कि मैं फिर आपको बता देता हूँ कि एक पीएच स्केल है, इसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग होती है, बीच में 7 होता है। इस तरफ यदि नंबर जो भी हैं वो एसिडिक इन नेचर है, यदि पीएच वैल्यू में इस तरफ नंबर आ रहा है 7 से लेस, 7 से हाई नंबर आ रहा है तो वो बेसिक इन नेचर है। आपको ऐसे याद रखना है, ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक। यदि पीएच वैल्यू 7 है, ये डायरेक्ट याद रखिए। न्यूट्रल सॉल्ट्स कैसे होते हैं? यदि 7 है, पीएच वैल्यू 7 है तो क्या होगा? वो न्यूट्रल ही होगा। यदि वो सॉल्ट है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब पीएच वैल्यू 7 से कम है। बेसिक सॉल्ट कब होगा? जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। अब इसके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। देखिए बनेगा कैसे न्यूट्रल सॉल्ट? कब बनेगा? जब एसिड स्ट्रांग होगा, बेस भी स्ट्रांग होगा, दोनों स्ट्रांग होंगे, दोनों इक्वली स्ट्रांग है तो वो न्यूट्रल कर देगा। अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो एसिड यदि स्ट्रांग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक सॉल्ट होगा।
यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी बेसिक इन नेचर होगा और उसकी वैल्यू 7 से ऊपर ही होगी। इस स्केल को हमेशा याद रखना है, आप कहीं डेक्स टेबल में बना भी लीजिए, हमेशा माइंड में रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये तो सर बहुत सरल है, ये तो तुरंत आ जाएगा, बट इसमें कन्फ्यूजन होती है, बच्चे कन्फ्यूज़ कर देते हैं 7 से नीचे बेस होगा या एसिड होगा। तो ये हमेशा याद होना चाहिए, बहुत छोटी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा ही कन्फ्यूज हो गए तो बस। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज अ कॉमन सॉल्ट। मैंने बताया था आपको NaCl एक कॉमन सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये हमें सी वाटर से मिलता है, समुद्र में जो खारा नमक होता है वो NaCl ही होता है। रॉक सॉल्ट क्या होता है, ये ब्राउन कलर का लार्ज पर होता है, लार्ज क्रिस्टल होता है, जो कि जैसे कोल की तरह हम खुदाई करते हैं ना, खुदाई करके हमें कोयला मिलता है, इसी तरह से रॉक सॉल्ट भी हमें खुदाई करने से ज़मीन के अंदर ही मिलता है। कॉमन सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ये कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ है? कॉमन सॉल्ट का यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए होता है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, ये इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं इसको। वैसे अगर आपको देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे हैं, यदि हम NaCl को H2O से मिलाएंगे तो NaOH प्लस Cl2 क्लोरीन निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2 प्लस वाटर बनता है। ये हमें याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है। खासकर ये तो हमें याद ही होना चाहिए कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये यूज़ कहाँ होता है, टेक्सटाइल में, फैक्ट्रीज में, लॉन्ड्री में, एज अ डिसइंफेक्टेंट इसको हम यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन को हटाने के लिए। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है या NaHCO3 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इक्वेशन भी देख लेनी चाहिए। NaCl को यदि हम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया से मिलवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो NH4Cl बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा, जिसको हम जनरली बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन हीटिंग NaHCO3, अगर हम NaHCO3 को यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करें तो क्या होगा। बेकिंग सोडा को यदि हम हीट करेंगे NaHCO3 को तो Na2CO3 बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 प्रोड्यूसेस कॉज टफ टू राइज एंड मेक केक्स, पेस्ट्री, स्पॉन्जी। ठीक है, हम केक्स वगैरह बनाते हैं तो CO2 जो उससे बनती है वो असल में केक को स्पंजी बना देती है। इसका यूज़ कहाँ पे है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड, हाउस होल्ड में, मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये यूज़ है बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर वगैरह बनाने में यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर को यदि हम और हीट करें तो क्या होगा, यह है तो हम बनेगा CO2H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। यदि हम इसको और हीट करेंगे तो अब आता है वॉशिंग सोडा क्या होता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमें याद रखना है, Na2CO3 होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। ये तीन जो फॉर्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 को यदि हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हीट भी करेंगे तो Na2CO3 10H2O मिलेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरर ऑफ बोरेक्स। ठीक है, जनरल यूज़ है, ये आप पढ़ लीजिए, जनरली पढ़ लीजिए कि इसका ग्लास, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू घर में भी हम इसको यूज़ करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, साफ़ करने के लिए कुछ भी। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं और कंपनियां बोरेक्स बनाने के लिए भी यूज़ करती हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ वाटर। ठीक है, ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वाटर ड्रॉपलेट अपीयर, फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, आप जनरली इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है, CuSO4 है। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है
जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × 2H2O। ये आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है। हम जिप्सम को जब हीट करते हैं 373 के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको याद रखना है। कितने पर हीट करते हैं जिप्सम को? 373 के पर जब हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा प्लास्टर जो लगा रहता है ना बच्चों के हाथ में या पैर में, जब हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ तो वो अगेन चेंज हो जाता है जिप्सम में। CaSO4 × 1/2H2O को जब हम 1.5H2O में रिएक्ट करवाते हैं तो CaSO4 × 2H2O बन जाएगा। मतलब अगेन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का और यूज़ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है मेकिंग टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स, स्मूथ सरफेस, ये यहाँ पर भी यूज़ होता है।